खूनी खटिया भाग 6। तो चलिए जानते हैं खूनी खटिया भाग 6 में आगे क्या होने वाला था। लेकिन आगे क्या होने वाला था इससे पहले आप भाग 5 तक पूरी कहानी को देखकर और सुनकर आइए, ताकि आप जान सकें कि कहानी में इससे पहले क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। खूनी खटिया। प्रमोद घर में शांत बैठा था। तभी माधवी आती है। माधवी, अब आप संभालो भी खुद को। छोटी को देखो, आपको देखकर वो भी चुपचाप रहने लगी है। प्रमोद गीली नम आँखों से अपने आंसू पोंछते हुए, यार काका उस खाट से गिरे होंगे। उस रात मैंने ही पानी का लोटा रखा था खाट के नीचे, क्या पता था कि वो लोटा ही काका की जान ले लेगा। माधवी, होनी को कौन रोक सकता है। चलो उठो, अब नहा धो लो। उधर अगली सुबह अलसीराम के घर में कोहराम मचा हुआ था। अलसीराम बेहोश एक लाश की तरह कमरे में पड़ा था। पूरे शरीर पर खरोंचें थीं। खाट अपनी जगह थी। जल्द ही ये बात प्रमोद तक पहुंची। वो भी अलसीराम के घर की ओर भाग लिया। वहां पहुंचा तो अलसीराम को एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। वो किसी की गाड़ी पर बैठकर एम्बुलेंस के पीछे पीछे अस्पताल पहुंचा। अब प्राथमिक उपचार से अलसीराम को थोड़ा सा होश आ चुका था। उसने एम्बुलेंस से उतरते ही प्रमोद को बाहर खड़ा देखा और आंखें बड़ी करते हुए बमुश्किल कोशिश की, वो खाट हटवा दो, और फिर बेहोश हो गया। डॉक्टर उसे जल्दी अंदर ले गए। प्रमोद भी वहीं रह गया और उसकी समझ में आ गया कि इस खाट में कोई चक्कर है। हो ना हो ये सब उस खाट की वजह से ही हो रहा है। वो जल्दी से अलसीराम के घर की ओर भागा और शोभा जी से बोला, भाभी वो खाट कहाँ है। शोभा, तुम्हें खाट की पड़ी है। प्रमोद समझाते हुए, वो खाट घर से निकालनी होगी भाभी जी, ये सब उसी की वजह से हो रहा है। अलसीराम, भैया ने अस्पताल के बाहर बोला है मुझसे कि खाट हटवा दो। शोभा चौंकते हुए बैठक की ओर इशारा कर देती है। बैठक में प्रमोद जाकर खाट को गुस्से से देखता है और बगल में रखी कुल्हाड़ी से उसकी पाटी पर पूरे दम से वार करता है, मगर कुल्हाड़ी की लकड़ी का हत्था टूट जाता है और लोहे वाला हिस्सा नीचे गिर जाता है। खाट की पट्टी पर कोई असर नहीं होता। प्रमोद चौंकता सा देखता सा रह गया। वो अलसीराम के नौकरों से कहता है, निकलवाओ इसे बाहर। सबके सब खाट को बैठक से बाहर निकाल देते हैं। प्रमोद उसे अलसीराम के घर के बाहर खड़े दुकान के ऑटो में लादता है और उसे कूड़े के ढेर पर ले जाकर पटक देता है। फिर उसमें मिट्टी का तेल डालकर आग लगा देता है। खाट धूं धूं कर जलने लगती है। तभी प्रमोद को एक भयंकर हंसी सुनाई दी और उठते काले धुएं में एक आदमी का भयंकर सा चेहरा नजर आया, जो जोर जोर से प्रमोद की तरफ देखकर लगातार हंस रहा था। प्रमोद की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो आंखें बड़ी किए डर से कांपने लगा। वो चेहरा और भी बहुत तेज अट्टहास हंसी हंसने लगा। प्रमोद डरते हुए पीछे हटने लगा और कूड़े पर ही गिर गया। उठकर बुरी तरह ऑटो की तरफ भागा। ऑटो को लेकर वह घर की ओर भाग लिया। सीधे अलसीराम के घर पहुंचा तो वहां ताला लगा हुआ था। मोहल्ले में पता किया कि वो तो सब लोग कहाँ गए हैं, तो पता चला कि शोभा अस्पताल गई थी। वो ऑटो बाहर ही खड़ा कर हांफता सा अपने घर भाग लिया। घर पहुंचकर वो अपने अंदर वाले कमरे में गया और बिस्तर पर लेट गया। सांसें इतनी तेज थीं कि मानो हृदय फट जाएगा। उस चेहरे की खूंखार हंसी अब भी कानों में को चीर चीर कर कानों को परेशान कर रही थी। तभी माधवी कमरे में आई और पसीने में लथपथ प्रमोद को देखकर घबरा गई। अरे क्या हुआ तुम्हें। प्रमोद ने इशारे से पानी मांगा। माधवी भागकर पानी लाई। प्रमोद ने पानी पिया और कुछ सामान्य हुआ तो उसने माधवी को पूरी घटना कह सुनाई। माधवी भी पूरी तरह अंदर तक कांप गई। माधवी, ये कोई टोना टोटका था, काला जादू था। प्रमोद, मुझे नहीं पता था यार, मगर बहुत खौफनाक मंजर था।
माधवी, मेरे तो सुनकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। प्रमोद, मैं कुछ देर आराम करूँगा। माधवी, हाँ यही ठीक रहेगा। चलो, ये भी सही है कि आप जला आए उसे खाट को। प्रमोद सो जाता है। 2 घंटे बाद प्रमोद का फ़ोन बजता है। वो उठकर देखता है तो शोभा भाभी का था। वो फ़ोन उठाता है। शोभा, कहाँ हो तुम? प्रमोद, प्रमोद, भाभी मैं तो घर पर हूँ। शोभा, क्या किया उस खाट का तुमने? प्रमोद, वो तो जला दी मैंने। शोभा, अच्छा जरा घर आना और देखना। प्रमोद उठा और अलसीराम के घर के लिए निकल लिया। माधवी रोते हुए बोली, अरे अब कहाँ जा रहे हो? प्रमोद, आता हूँ थोड़ी देर में। अलसीराम भैया के घर तक जाकर आता हूँ। प्रमोद अलसीराम के घर पहुँचा और देखता है सारे नौकर बाहर खड़े थे। वो अंदर जाकर देखता है तो सर घूम जाता है उसका। खाट बैठक में पूरी तरह से सुरक्षित, बाकायदा अच्छे से बिछी हुई थी। प्रमोद सकते में खड़ा रह जाता है। हंसी की आवाज़ का सिर्फ उसके कानों में गूंज रही थी। अब भी वो हंसी की आवाज़ सिर्फ उसी के कानों में गूंज रही थी और वो आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। इसके आगे का हाल जानने के लिए इंतज़ार कीजिए इसके अगले भाग का, जिसे लेकर मैं जल्दी हाजिर होंगी। धन्यवाद।